कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मोटिवेशन में हम एक एग्जाम्पल कर चुके थे। अगला एग्जाम्पल चाहो तो आप जो है ये एक और कर सकते हो, जिसमें लिखा हुआ है लेट ए फेयर डाई इज रोल्ड एंड ए डिनोट्स एन इवेंट दैट एन इवन नंबर अकर्स एंड ई डिनोट्स द number 2 occurs, then find probability of A, probability of E and probability of E given A. So in case of fair die हम सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये सैम्पल स्पेस होगा। इसमें से इवन नंबर क्या होंगे, 2 4 एंड 6, तो ये इवेंट ए है और दूसरी इवेंट ई है जो कि जिसमें 2 नंबर है दिया हुआ। पी ए निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप देखेंगे इसमें 3 हैं और इसमें 6 हैं, तो 3/6 1/2 हो गया। ई देखोगे आप, ई में 1 एलिमेंट है तो 1/6 हो गया सिंपल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ए का मतलब है ए अकर कर चुकी है इवेंट और ई अकर करना चाह रही है, तो ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसका मतलब ये सैम्पल स्पेस का काम करेगा। तो सैम्पल स्पेस में कितने पॉइंट है, 3.3 नीचे आ गया और ई में कितना पॉइंट है, 1 पॉइंट, तो 1/3 हो गया। यहाँ तक हमने बिना किसी डेफिनेशन के यहाँ तक प्रोबेबिलिटी फाइंड की है। अब हम जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे वो डेफिनेशन देखेंगे। नाउ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये तो लैंग्वेज लिखी हुई है, ओमेगा बी पी जो है कोई प्रोबेबिलिटी स्पेस है, बी बिलोंग्स बी है, इसमें ओमेगा सैम्पल स्पेस होता है, बी इवेंट क्लास होता है और पी प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन होता है। इवेंट क्लास का मतलब है सभी इवेंट इसमें रहेंगे, प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन का मतलब है प्रोबेबिलिटी की सभी कंडीशन सेटिस्फाइड करता है ये फंक्शन। तो ये लैंग्वेज है। इसमें क्या होता है कि इसमें यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसका मतलब है बी अकर कर चुकी है और ए अकर कर रही है, तो ऑन द बेसिस ऑफ बी ए को निकालते हैं। तो इसकी जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम रिवर्स करें, रिवर्स का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए करें तो क्या हो जाएगा, ऊपर वही रहेगा, चाहे आप ए इंटरसेक्शन बी करो चाहे बी इंटरसेक्शन ए करिए, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। और नीचे जो नीचे होता है वो नीचे आ जाता है। पी बी नॉट इक्वल टू 0, ये हमेशा ध्यान रखिए, 0 नहीं होता है, जो भी नीचे होगा वो 0 नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। ये हमने डेफिनेशन दी है किसकी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ये डेफिनेशन होती है, ठीक है। लेमा है पी डॉट गिवन बी इज ए वैलिड प्रोबेबिलिटी फंक्शन, इसका मतलब है कि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ये प्रूफ करेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है। प्रोबेबिलिटी फंक्शन होने की मतलब 3 कंडीशन होती हैं कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फुल स्पेस होता है 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये 3 जो कंडीशन है इनको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो यहाँ पे यही दिखाया गया P1 में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी की डेफिनेशन लगाइए ऊपर से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब पी बी की प्रोबेबिलिटी जो है 0 नहीं है, 0 से बड़ी है, और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी भी 0 या 0 से बड़ी होगी। ए इंटरसेक्शन भी 0 हो सकता है लेकिन 0 से छोटा नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा गिवन बी, तो आप डेफिनेशन लगाओ फिर वही, ओमेगा इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ओमेगा इंटरसेक्शन बी में ओमेगा बड़ा होगा क्योंकि सैम्पल स्पेस है, बी छोटा होगा, इवेंट है, तो बी आएगा, पी बी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। एंड P3 यानी लास्ट प्रॉपर्टी, लेट ए आई बी ए डिसजॉइंट सीक्वेंस ऑफ इवेंट। ए आई जो है, ए आई का मतलब है A1 A2 डॉट 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 AN या A इनफाइनाइट, जहाँ तक जाना चाहते हैं। डिसजॉइंट सीक्वेंस है, इसका मतलब है डिफरेंट लीजिए तो उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई के इक्वल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आई इक्वल टू 1 to infinity ए आई गिवन बी लिया हमने, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ आई इक्वल टू 1 to infinity ए आई इंटरसेक्शन बी ले लीजिए, डेफिनेशन लगाइए सिंपल, ए आई गिवन बी है ना, ए आई और बी का इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी हमने बताया था कंडीशन है समेशन में चेंज हो जाती है, तो समेशन में चेंज हो गई, इसको कंडीशनल में लिख दिए तो इतना आ गया, तो ये भी रिजल्ट प्रूफ हो गया। तो ये हमने देख लिया कि जो हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो वैलिड प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है। यहाँ से एक रिजल्ट निकालते हैं, यहीं से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी से, ये फार्मूला हमारे पास, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, पी बी इंटू पी ए गिवन बी, पी बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इस थ्योरम को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी या मल्टीप्लिकेशन रूल।
अगर बी की जगह पे ए भी रख दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी की जगह पे आप ए रख दीजिए तब भी आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया। अब हम जो है इसका जनरल करते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल का। तो जनरल मल्टीप्लिकेशन रूल होता है A1 से AN तक अगर जो है हमारे इवेंट्स हैं कैसे हैं जिनका इंटरसेक्शन सभी का ग्रेटर देन 0 है, तब फॉर्मूला अगर इंटरसेक्शन का लगाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन I इक्वल टू 1 2 n AI, तो क्या होगा, अगर हम I की जगह 1 रखेंगे तो PA1, फिर I की जगह अगर 2 रखते हैं तो 2 आएगा, A2 गिवन A1, फिर 3 रखते हैं तो ये आएगा। नीचे क्या आ रहा है, नीचे पहले वाले का इंटरसेक्शन आ रहा है और ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर वो इवेंट आ रही है। A3 आ रहा है तो नीचे A1 इंटरसेक्शन A2 आएगा, आगे A4 आएगा तो नीचे आएगा A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 एंड डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ AN गिवन I इक्वल टू 1 to n माइनस, अगर यहाँ AN है तो यहाँ पर एक कम होगा n-1 AI। ठीक है, ये रूल आप याद रखिए, कभी ज़रूरत पड़ती है। प्रूफ इंडक्शन से करते हैं जो कि दिया हुआ है, आप चाहें तो इसका प्रूफ कर सकते हैं, चाहे तो नहीं करें। तो कोई जिन एग्ज़ाम्स में आता है वहाँ करिए, जैसे BSc वगैरह में MSc में आता है तो आप कर सकते हैं। जो BSc MSc के स्टूडेंट नहीं है वो चाहें तो इसको लीव कर सकते हैं, फार्मूला याद रखें। नेक्स्ट है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इस पर क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इसमें इसकी बेज थ्योरम में ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत इम्पोर्टेंट, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। सो लेट B1 B2 डॉट 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 B पेयर वाइज डिसजॉइंट इवेंट्स। पेयर वाइज डिसजॉइंट का मतलब वही है, B1 इंटरसेक्शन B2 करें या B1 इंटरसेक्शन B3 करें या B2 इंटरसेक्शन B3, इस तरीके से करें तो सभी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई आता है अलग। B इक्वल टू यूनियन I इक्वल टू 1 to infinity BI, ये B के इक्वल है, सभी का यूनियन करें B के इक्वल आ जा रहा है। देन फॉर एनी इवेंट A, तो कोई भी इवेंट अगर A है तो इसके लिए हम जो रूल होता है वही मल्टीप्लिकेशन वाला रूल। मल्टीप्लिकेशन वाले रूल को जनरलाइज कर दिया जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हमने यही निकाला था मल्टीप्लिकेशन में, इक्वल टू J इक्वल टू 1 to infinity P प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन BJ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ BJ, वहाँ B था, आप ध्यान रखिए। यहाँ क्या सभी प्रोबेबिलिटी का सम कर देते हैं, ये जितने प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट, 2 इवेंट और इनफाइनाइट इवेंट है, सबका सम कर देंगे तो उसको कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है ना। फर्दर इसको अगर हम करें थोड़ा सा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की जगह सिंपल एक प्रोबेबिलिटी लाना चाहते हैं तो फर्दर है PB इक्वल टू 1। इसका मतलब जो है अगर ये B जो है पूरा सैम्पल स्पेस के बराबर आ जाए, इसका मतलब B इक्वल टू ओमेगा हो जाएगा। देन तो अगर A इंटरसेक्शन B की जगह ओमेगा हो जाए तो A इंटरसेक्शन B या B की जगह ओमेगा हो गया तो A इंटरसेक्शन ओमेगा क्या आएगा, A आएगा, तो ये PA हो जाएगा, क्योंकि कॉमन में इंटरसेक्शन कॉमन है तो छोटा आता है, तो PA आ गया। PA इक्वल टू J इक्वल टू 1 to infinity, ये राइट साइड एज सच आ जाएगी। तो इस थ्योरम को कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। बाकी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के बाद इसका प्रूफ है, सिंपल प्रूफ है। आप सिंपल प्रूफ जो है इसको कर सकते हैं, जिन एग्ज़ाम्स में आता है वो बच्चे कर सकते हैं, जिन एग्ज़ाम्स में नहीं आता है वो बच्चे चाहें तो इसको लीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है ये देखा। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस के बाद जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन इसके आते हैं। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन देखते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑन कंडीशनल प्रॉब्लम्स ऑन कंडीशनल एंड टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है ना। So suppose a calculator manufacturer purchases his ICs from supplies B1, B2, B3। तो कोई कैलकुलेटर मैन्युफैक्चरर जो है, कैलकुलेटर बनाने वाला, वो IC परचेज करता है, क्योंकि कैलकुलेटर में IC डालेगा तो B1, B2 और B3 सप्लायर हैं उनसे, विद 40%, ठीक है, फ्रॉम B1, 30% फ्रॉम B2 एंड 30% फ्रॉम B3। 40% B1 से लेता है, 30% B2 से और 30% B3 से। सपोज 1% ऑफ सप्लाई फ्रॉम B1 इज डिफेक्टिव, तो B1 से मान लीजिए 1% सप्लाई डिफेक्टिव है, B2 से 5% है और B3 से 10% है, ये गिवन है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए रेंडमली सेलेक्टेड IC फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स स्टॉक इज डिफेक्टिव। तो ये है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी डिफेक्टिव IC मिले उसको, जो परचेज कर रहा है, परचेजर को, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आप देख लिए 3 सप्लायर से सप्लाई मिल रही है, B1, B2 और B3 से, और उनसे सप्लाई इस में आ रही है 1 से 40, 1 से 30 और 1 से 30, तो 100 हो गया।
इसमें फर्स्ट वाला 1% डिफेक्टिव देता है, दूसरे वाला 5 और तीसरे वाला 10 देता है। तो अब उसने आईसी जो ली हैं, टोटल आईसी जो ली हैं, उनमें से डिफेक्टिव होने की जो है आप प्रोबेबिलिटी बताना है, ठीक है ना। तो इसमें ये नहीं कहा है कि B1 से डिफेक्टिव आएगा या B2 से या B3 से, टोटल में से कह रहा है, टोटल में से डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो इसमें लगती है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ध्यान रखना है। अगर इसमें से कह देता B2 से डिफेक्टिव बताओ या B2 से या B1 से या B3 से, तब ये बेज थ्योरम हो जाती है, जो कि हम आगे बताएंगे। इस क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन को बेज थ्योरम से भी करेंगे हम। चलिए देखिए, सो लेट ए बी द इवेंट दैट द आईसी इज डिफेक्टिव। ए जो है कोई इवेंट हमने मान लिया, जी क्या बता रहा है, आईसी डिफेक्टिव आईसी के लिए। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी डिफेक्टिव आईसी की प्रोबेबिलिटी 3 है, तो जे इज इक्वल टू 1 to 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी जे इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जे। जितने होंगे उतना जे लगाएंगे, जे इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। अब इसका सबका सम होगा, जे इज इक्वल टू 1 लिख रखो पहले, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 प्लस J2 रखिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B2 प्लस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पी गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, J2 रख दिया। 3 रखिए J, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B3, ठीक है ना। तो J की वैल्यू रेंज करा दी 1 से 3 तक, एक बार 1 फिर एक बार 2 फिर एक बार 3, 3 से ज़्यादा नहीं आएगी क्योंकि 3 तक है, 3 ही सप्लाई रहे, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू रख देनी है क्वेश्चन से। ये समझिए आप क्या है, B1 ए, B1 का मतलब है कि कहाँ से सप्लाई मिल रही है, B1 से। ए का मतलब डिफेक्टिव, तो B1 से डिफेक्टिव सप्लाई, और B1 से डिफेक्टिव सप्लाई कितनी है, 1%, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, 1/100 आ गया इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, ठीक है, इंटू PB1 का मतलब है B1 से सप्लाई कितनी आ रही, 40%, तो 40/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ए गिवन B2 यानी B2 से डिफेक्टिव सप्लाई, तो B2 से डिफेक्टिव सप्लाई कितनी आ रही, 5%, तो 5/100 इंटू PB2 का मतलब है B2 से सप्लाई, B2 से कितनी सप्लाई आ रही है, 30%, तो 30/100 प्लस PA गिवन B3 का मतलब है B3 से डिफेक्टिव सप्लाई कितनी आ रही है, देखिए आप 1%, 5% एंड 10%, तो 10%, 10/100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 का मतलब है कि B3 से सप्लाई 30% है, तो PB3 हो गया 30/100, इस तरीके से। अब इतना हो गया, इसके बाद इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। इतना कैलकुलेशन करना जानते होंगे, गुणा करना, फिर ऐड करना, भाग करना, ये सब चीज़ कर लीजिए, तो ये इतना आ जाएगा 0.049। ये कर लेंगे, छोटे क्लास की चीज़ है ये, 3rd 4th 5 क्लास की है ये सब। अगला क्वेश्चन जो है मेयर एंड पॉल का है, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अर्न फर्स्ट कंटेंस X वाइट एंड Y रेड वॉल्स, अर्न सेकेंड कंटेंस Z वाइट एंड V रेड वॉल्स। ए वॉल इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम अर्न फर्स्ट एंड पुट इनटू अर्न सेकेंड, ठीक है। Then a wall is chosen at random from urn second. What is the probability that this wall is white? अब ये नहीं कहा गया कि किस बॉक्स से वॉल निकालनी है, टोटल ट्रांसफ़र करने के बाद टोटल सेकंड से निकालनी है ना। Then a wall is chosen at random from urn second से निकालनी है, लेकिन ऐसी बात नहीं कही गई है कि जो है ट्रांसफ़र करने के बाद निकालनी है, इसलिए ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा। हमने यहाँ बनाया भी हुआ है कि अर्न फर्स्ट है जो, जिसमें वाइट वॉल हैं X और रेड वॉल हैं Y। इसी तरीके से अर्न सेकंड है जिसमें Z वाइट है और V रेड वॉल है, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू J इज इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EJ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ। ये तो स्टेटमेंट आप बिल्कुल कंठस्थ रखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 का मतलब है सेकेंड अर्न से निकालनी है बाल, ठीक है, और वो वाइट होनी चाहिए ट्रांसफ़र के बाद, ठीक है। चलिए, तो क्या सिचुएशन हो सकती है, ये सिचुएशन हो सकती है कि जो बॉल ट्रांसफ़र की करी गई है ना, वो आपकी ये निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ W2, इसका फॉर्मूला अभी हमने जो बताया इसी में रखिए। ए का मतलब जो निकालना क्या है, हमें क्या है, वाइट वॉल, और किस से, अर्न सेकंड से। तो ये आ गया आपका ये प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 गिवन EJ का मतलब जो है जो
उससे पहले इवेंट जो है हो चुकी है। तो ये हुआ क्या है कि मतलब वाइट वॉल जो है ट्रांसफ़र करी गई है पहले अर्न से। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 गिवन W2 गिवन W1 निकालना ये है। W2 किस W2 का मतलब है वाइट वॉल फ्रॉम अर्न सेकंड, और W1 का मतलब है वाइट वॉल फ्रॉम अर्न फर्स्ट। ठीक है, W1 का ये मतलब है। इसका ये टोटल का मतलब है कि वाइट वॉल ट्रांसफ़र हो चुकी है किससे, अर्न फर्स्ट से। ये इवेंट अकर कर चुकी है। तो इसके बेस पे हमें ये निकालना है कि सेकंड अर्न से वाइट वॉल, जबकि फर्स्ट अर्न से वाइट वॉल ट्रांसफ़र हो चुकी है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W1। यहाँ ये तो ठीक है, ये तो यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये। ठीक, ये इवेंट अकर कर चुकी है, और हमारा अकर करने का मतलब क्या है कि वाइट वॉल ट्रांसफ़र हो चुकी है, और W2 का मतलब है सेकंड अर्न से वाइट वॉल निकालनी है। ये मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 का मतलब सिंपल प्रोबेबिलिटी, यानी पहले से वाइट वॉल प्लस। अब यहाँ दो सिचुएशन होंगी यहाँ ट्रांसफ़र के केस में। वॉल ट्रांसफ़र हो रही है तो क्या सिचुएशन होगी, ये होगी या तो वो वाइट होगी या फिर वो रेड होगी। तो एक बार वाइट के लिए लिखेंगे, फिर एक बार रेड के लिए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 निकालनी हमें। वाइट वॉल है सेकंड अर्न से, W2 का मतलब सेकंड अर्न से वाइट वॉल, जबकि ये क्या थी, वाइट वॉल ट्रांसफ़र हुई तब है ये केस। ये जब है जब रेड वॉल ट्रांसफ़र हुई। R1 का मतलब है फर्स्ट वॉल से, फर्स्ट बैग से कौन सी वॉल ट्रांसफ़र हुई, रेड, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड R1 का मतलब पहले से R1 की प्रोबेबिलिटी। ये आपका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का फॉर्मूला हो गया। अब चलिए, जब ट्रांसफ़र वाली वॉल क्या है, वाइट है, ठीक है, पहले से दूसरे में हमने जो भेजी वो कैसी वॉल है, वाइट वॉल है। तो इसमें टोटल वॉल कितनी है, वाइट Z, और एक जो पहले से ट्रांसफ़र हुई वो भी वाइट है, तो कितनी हो गई Z+1 अपॉन। अब दूसरे वाले में टोटल कितनी होगी, Z+B तो होगी, और एक ट्रांसफ़र से आई तो Z+B+1 होगी, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट वॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट फ्रॉम फर्स्ट। अब फर्स्ट में देखो कितनी वाइट है, वो X है, और टोटल कितनी है X+Y, तो ये हो गया X/X+Y, सिंपल प्रोबेबिलिटी है, प्लस वाइट वॉल फ्रॉम सेकंड, जबकि फर्स्ट से कौन सी वॉल ट्रांसफ़र होके आई है, फर्स्ट से देखो दो केस हैं, एक तो वाइट आ सकती है और एक रेड आ सकती है, ये दो केस हैं। तो पहला केस हो गया वाइट ट्रांसफ़र हुई थी तब, अब रेड ट्रांसफ़र हुई, तो रेड ट्रांसफ़र हुई और निकालनी कौन सी है, वाइट। तो वाइट कितनी है, Z, लेकिन ट्रांसफ़र कौन सी हुई है, वाइट, तो अब Z+1 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वाइट वॉल तो Z ही है ना, रेड आई है इधर। नीचे टोटल कितनी होंगी, टोटल उतनी होंगी, क्योंकि ट्रांसफ़र होके एक तो आ चुकी है ना, तो Z+B+1 वो वही होगा, इनटू PR1 का मतलब पहले से रेड वॉल, तो पहले में रेड कितनी है, Y, तो Y/X+Y। समझ आ गया होगा जहाँ तक उम्मीद है। अब उसके बाद LCM वगैरह लेके इसको सॉल्व कर दो। नीचे का सेम है, ऊपर का मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लाई करो, करोगे तो आप इतना आ जाएगा XZ+X+ZY/X+Y इंटू Z+B+1। ठीक है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी बेस पर, बिल्कुल उसी की कॉपी है ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमने किया था वहाँ। अर्न फर्स्ट कंटेंस 2 वाइट एंड 4 रेड वॉल्स, वहाँ क्या W था और R था, यहाँ 2 और 4 है। अर्न सेकंड कंटेंस 1 वाइट एंड 1 रेड वॉल। अ बॉल इज रेंडमली चूजन फ्रॉम अर्न फर्स्ट एंड पुट इनटू अर्न सेकंड, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, संख्याएं बदल दी गई। एंड ए वॉल इज देन रेंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम अर्न सेकंड, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वॉल इज सेलेक्टेड फ्रॉम अर्न सेकंड इज वाइट। सेकंड अर्न से जो वॉल निकाली गई ट्रांसफ़र के बाद वो वाइट होगी, वहाँ पर भी वही पूछा गया था। इसमें एक एडिशनल पार्ट आ गया, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड वॉल वाज वाइट, ट्रांसफ़र वॉल वाइट की गई, वाइट थी, गिवन दैट ए वाइट वॉल इज सेलेक्टेड फ्रॉम अर्न सेकंड। तो ये निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यही होती है, अभी आप देख लोगे। तो फर्स्ट क्या है, वाइट वॉल फ्रॉम अर्न सेकंड ट्रांसफ़र के बाद, तो वही फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 गिवन W1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 गिवन R1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R1। ठीक है, चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 गिवन W1 का मतलब है, सेकंड बॉक्स देख लीजिए आप, ये हमने बॉक्स बना रखे हैं। फर्स्ट बॉक्स में क्या है 2W है, 4 आ रहे हैं, सेकंड बॉक्स में 1W 1 आ रहे हैं।
ट्रांसफ़र अगर डब्लू हुई तो अब डब्लू कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। यहाँ से ट्रांसफ़र होके डब्लू आई तो क्या हुआ, वाइट आई तो एक थी पहले से, एक और ट्रांसफ़र होके आई तो कितनी हो गई, 2 हो गई, तो 2 अपॉन, अब इसमें टोटल कितनी हो गई, 2 पहले से थी, एक ट्रांसफ़र होके आई 3, 2/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W1, यानी फर्स्ट में वाइट कितनी है, 2 और टोटल कितनी है, 6, तो 2/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 गिवन R1, यानी ट्रांसफ़र होके कैसी आई, R1, ट्रांसफ़र होके R1 आई तब वाइट की निकालो, तब R1 ट्रांसफ़र अगर हुई तो R1 बड़ी R 2 हो गई, W तो वही रहा, तो 1/3, ठीक है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R1, पहले से R देखो, पहले से R कितनी है, 4 और टोटल कितनी, 6, तो 4/6, कैलकुलेशन करोगे तो 4/9 आएगा। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 गिवन W2। अब यहाँ देखो क्वेश्चन पढ़ो, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड वॉल वाज वाइट, ट्रांसफ़र वॉल जो है वाइट थी, गिवन दैट ए वाइट वॉल इज सेलेक्टेड फ्रॉम अर्न सेकंड। अब ये गिवन कर दिया कंडीशन, गिवन दैट जो होता है वो नीचे आता, हमेशा ध्यान रखिए, गिवन दैट है ना, ये कंडीशन जो गिवन है हमें, जो कंडीशन गिवन होती है वो क्या आती है, नीचे आती है, गिवन दैट ए वाइट वॉल इज सेलेक्टेड फ्रॉम अर्न सेकंड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 अपॉन W2 ये गिवन है। अब ये हमने फार्मूला इसका बताया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ W2, अभी हमने बताया है पीछे ना, वही फार्मूला है, ऊपर इंटरसेक्शन हो जाता है, नीचे जो है नीचे वाला आता है, ठीक। अब W1 इंटरसेक्शन W2 को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका फार्मूला ये होता है W2 गिवन W1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ W2। इसके दोनों फार्मूले होते हैं, W2 वाला भी होता है तो W1 अपॉन W2 हो जाएगा, तो क्या होगा फिर जो है ये उल्टा हो जाएगा, वही आ जाएगा, तो वो चीज़ तो हमें निकालनी ही है ना, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 गिवन W1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W1, उसको करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर से वही आ जाएगा, इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ना, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ W2, प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 हमें मालूम है पहले से वाइट वॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 भी मालूम है दूसरे से वाइट वॉल, ठीक है, ये निकाल दो आप, यानी W1 ये गिवन है W1 और W2 निकालना, यानी सेकंड से वाइट वॉल, ठीक है। तो W1 का मतलब ये है, वो तो हम निकाल भी चुके हैं, ये वाली प्रोबेबिलिटी है कि ट्रांसफ़र वॉल हो चुकी है, और जो ट्रांसफ़र वॉल हुई है वो कैसी है, वाइट है, तो दूसरे से वाइट निकालो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी अभी हमने समझाया था कितनी है, 2/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 पहले से वाइट तो 2/6 हमने अभी बताया, वो भी आप यही वाली तो है, ये चीज़ ऊपर देख लो आप, ये वाला है पूरा ऊपर वाला देखे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 हम लोग निकाल चुके, ये वाली प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ को रख दो 4/9, कैलकुलेशन कर लोगे तो ये आ जाएगा 1/2। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि जो बॉल ट्रांसफ़र हुई है पहले से, जैसे हमने कहा था वाइट बॉल ट्रांसफ़र हुई है, रेड बॉल ट्रांसफ़र हुई होती, तब क्या करते, तब इसके लिए ये फार्मूला हो जाता आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 गिवन R1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 गिवन W1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W1, यानी R2 है ना, तो पहले वाले बॉक्स से R1 गई दूसरे में, ठीक, और फिर पहले वाले बॉक्स से जो है ट्रांसफ़र हुई वो वाइट थी, ये, तो अगर हमारे पास पहले वाले बॉक्स से कौन सी गई, R1 ट्रांसफ़र करी, तो यहाँ पर R कितनी हो जाएंगी, 2, ठीक है ना, R हो जाएंगी 2 और वाइट हो जाएगी 1, ठीक है, तो टोटल 3 हो जाएंगी, और हमें R का निकालना है, तो R कितनी हो गई, 2 हो गई, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, R2 गिवन R1 2/3, क्यों, इसका मतलब है ट्रांसफ़र जो बॉल हुई फर्स्ट से वो रेड थी और दूसरे से रेड निकालनी है, तो यही तो होगा, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 पहले से रेड निकालो, तो पहले से रेड कितनी है, 4 और टोटल कितनी, 6, तो 4/6, सिंपल है ये प्रोबेबिलिटी, ये कंडीशनल है, ये सिंपल है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 गिवन W1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 गिवन W1 का मतलब है कि ट्रांसफ़र वाइट हुई, ट्रांसफ़र क्या हुई, वाइट, देखो ट्रांसफ़र वही या तो वाइट होगी या रेड होगी, एक केस होगा रेड का, एक केस होगा वाइट का, ठीक है, वाइट ट्रांसफ़र हुई और रेड निकालनी है दूसरे से, R2 का मतलब दूसरे में रेड कितनी है 1 और ट्रांसफ़र कितनी हुई वाइट, तो टोटल वॉल कितनी हो गई, टोटल तो 3 ही हुई, लेकिन निकालनी रेड की है, तो रेड 1 ही तो है, तो 1/3 हो गया है, 1/3 आ गया, ये देखो है ना,
इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W1, W1 का मतलब पहले से वाइट, तो पहले से वाइट कितनी है 2, टोटल कितनी है 6, तो ये हो गया 2/6, राइट। कैलकुलेशन करो तो 5/9 आ जाएगा। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो प्रोबेबिलिटी रट के नहीं हो सकती है, ये है ना। तो आप करिए क्वेश्चंस, अगले क्लास में फिर हम जो है और कुछ क्वेश्चन करेंगे, बेज थ्योरम करेंगे और बेज थ्योरम पे क्वेश्चन करेंगे। तो अगली क्लास का जो होगा मेन फोकस वो बेज थ्योरम पे होगा। ओके, थैंक यू।